हेलो बच्चों, आज हम आंकड़ों के संग्रह का तीसरा भाग देखेंगे। इसके पहले आपने भाग में देखा कि किस तरह से अनुसंधान की प्लानिंग की जाती है, किस तरह से क्वेश्चनर बनाया जाता है और प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। आज हम द्वितीयक आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक आंकड़े जो दो तरह के होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत से ये हमें मिल सकते हैं। प्रकाशित स्रोत पे आप देख सकते हैं कि सरकारी प्रकाशन, सरकार जो अपने पब्लिकेशन विभिन्न तरह के मंत्रालयों से विभिन्न तरह के प्रकाशन निकालती है। उसमें आप CSO जान सकते हैं, केंद्रीय स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े, इसमें हर तरह के डाटा मिल जाते हैं। उसके अलावा 5 ईयर प्लानिंग जो हर एक 5 वर्ष पे प्लानिंग बनाई जाती है कि किस तरह योजनाओं को व्यय करना है, किसके क्षेत्र में व्यय करना है, तो वो भी डाटा इसमें सरकारी प्रकाशन में प्रकाशित होता है। फिर बजट, हर साल बजट बनता है सरकार का, आर्थिक बजट, तो उसमें भी बहुत सारे आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं कि किस तरह से आया या फिर व्यय हुआ। उसके अलावा फिर आप देख सकते हैं RBI की बुलेटिन। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर एक वर्ष अपने पब्लिकेशन प्रसारित करती है, छमाही भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मौद्रिक नीतियां या फिर बहुत सारी आर्थिक नीतियों के बारे में इसमें जानकारी होती है। उसके अलावा जनगणना जो हर एक 10 वर्ष पर होती है, उसमें विस्तृत गहन अध्ययन किया जाता है आंकड़ों का, तो ये भी बहुत उपयोगी प्रकाशन हो सकते हैं। उसके अलावा अर्ध सरकारी प्रकाशन, नगर पालिका और पंचायत या जो भी नगर निगम वगैरह है, ये सब जो अपने आंकड़े, अपने लोगों के आंकड़े रखते हैं, स्त्री पुरुष जनसंख्या, मकान संख्या, ये सब के आंकड़े जो रखते हैं, तो ये भी बहुत उपयोगी अनुसंधान के लिए हो सकते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जो वर्ल्ड बैंक वगैरह, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसियां अपने अपने डाटा प्रसारित करती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रिसर्च में इसे मदद मिलती है, कंपैरिजन में मदद मिलती है कि हमारा देश किस स्थिति में, हमारे लोगों की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा कैसी है। तो ये रिसर्च वर्क में ये भी बहुत मदद करता है। उसके अलावा निजी प्रकाशन, विभिन्न प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा स्टील, रिलायंस वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, तो ये विभिन्न तरह के प्रकाशन अपने अपने बुलेटिन निकालती है। किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने खर्च किया, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व पे खर्च किया, या फिर कितना उनका ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब के डाटा है वो मतलब प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा शोध प्रकाशन, दुनिया भर में रिसर्च हो सकते हैं, तो हर एक रिसर्चर हो सकते हैं या होते ही हैं, तो उसमें रिसर्चर जो होते हैं अपने पब्लिकेशन डालते हैं, यानी कि जो भी थीसिस वो लिखते हैं वो पब्लिश होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है कि अभी क्या स्थिति है। अगर एक सही रूप से शोध किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस तरह हम लोग विभिन्न प्रकाशित स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, डाटा एकत्र करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या और प्रतिदर सर्वेक्षण। जनगणना एवं प्रतिदर सर्वेक्षण। जनगणना क्या होती है, हर एक लोगों की गणना की जाती है। ये बहुत सघन रूप में होती है, इसलिए हमारे देश में हर एक 10 वर्ष पे होती है। इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, जैसे सूचना और निष्कर्ष। सूचना देने में इसमें क्या होती है, एक सैंपल लेते हैं 100 का, तो ये क्या हो गया, जनगणना हो गई। और उसमें अगर 10 लोगों के व्यक्तियों की हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रतिदर्श या सैंपल हो गया। इसमें क्या है, जो सूचना है हर एक इकाई से निकाली जाती है कि उसका एज कितना है, कि हर एक व्यक्ति के जब जनगणना होती है तो आप देखते हैं उसका एज कितना है, मेल है, फीमेल है, कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ रहता है, तो वो पूरी तरह से वो डाटा होता है, यानी कि प्रत्येक इकाई से उसका निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये चुनी हुई इकाई से, यानी कि 100 की अगर जनसंख्या है तो उसमें किसी 10 को सेलेक्ट कर ले जो उसका क्या करता है, उसके जगह पे उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसमें चुनी हुई इकाइयों को हम लोग लेते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इसमें निष्कर्ष जो होते हैं हर एक इकाई से लेकर के हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि चुनी हुई इकाइयों से ही इसमें कंक्लूड करते हैं, हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उसके अलावा इसमें शुद्धता,
हर एक व्यक्ति से पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल जो डाटा होता है वो मिलता है, तो बहुत हद तक इसमें शुद्धता पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या है, जो सैम्पलिंग होता है उसमें सेलेक्टेड व्यक्तियों का, तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो सही उसमें क्या करे, रिप्रेजेंट करे उस जनसंख्या का। तो इसमें क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय शुद्धता इसमें नहीं पाई जाती है। उसके बाद समय और धन इसमें बहुत ज़्यादा लगता है जनगणना में, लेकिन इसमें बहुत ही कम सेलेक्टेड डाटा लेते हैं, तो हम लोग बहुत कम खर्चे में ही क्या करते हैं, सैंपल निकाल सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, वो किस तरह से ये उपयुक्त है, उपयुक्त क्या है, सीमित क्षेत्र में जनगणना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें, तो छोटे से एरिया में हम लोग उसको जनगणना करते हैं। लेकिन ये सैम्पलिंग है तो इसको हम लोग बड़ा एरिया में इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड लोगों से ही हमें क्वेश्चन करना है। उसके अलावा क्या है, ये इस विधि का, जनगणना विधि का क्या स्वरूप है, ये बहुत ही पुरानी है, बहुत राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है। तो ये बहुत ही पुरानी है कि हर एक लोगों का डाटा एकत्र किया जाए। और ये जो है नई है विधि, सैम्पलिंग विधि नई है, थोड़ी मितव्ययी है, और क्या है, थोड़ी साइंटिफिक भी होती है। किस तरह से अगर अच्छा अगर रहे अनुसंधान करता तो बहुत आसानी से रिसर्च मतलब निष्कर्ष निकाल सकता है। उसके अलावा इसकी उपयुक्तता क्या होती है, इसकी जो समूह की अगर डिफरेंट इकाइयां होती हैं तो उसके लिए भी ये उपयुक्त होता है। लेकिन इसमें क्या है, जो सैम्पलिंग होता है इसमें एक तरह की इकाइयां होनी चाहिए, तो इसमें ये इकाइयां इसमें होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रतिदर्श या न्यायदर्श की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग। किस किस तरह से सैम्पलिंग का मेथड है ये हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज होता है। सेंसस 10 साल में एक बार होता है, और ये जो सैम्पलिंग है हमेशा यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें किस किस तरह से, पहला हम देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग या दैव निदर्शन। उसके बाद दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग या अदैव निदर्शन। यानी रैंडम सैम्पलिंग नाम से स्पष्ट है कि रैंडमली किसी को, पॉपुलेशन है 100 लोगों की जनसंख्या है, या क्लास में अगर कोई बाहर से आते हैं सर्वे करने के लिए, तो क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं किसी 10 विद्यार्थियों को, सेलेक्टेड विद्यार्थियों को निकाल लीजिए। तो जो 10 विद्यार्थी को टीचर सेलेक्ट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है ये इस क्लास का है। हर चीज में, अगर कोई म्यूजिक का ले लिए, कोई पढ़ाई वाले ले लिए बच्चे, कोई खेलकूद में है, तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी के 10 बच्चों को ले लिए तो वो क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है। रैंडमली उसको चुन लिया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग में इसमें भी 2 तरह का होता है, निर्बाध निदर्शन और प्रतिबद्ध। निर्बाध मीन्स इसमें क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी भी इकाई को हम लोग, यूनिट को उसमें चुन सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड में भी फिर आप देख सकते हैं ये 3 तरह का होता है। रिस्ट्रिक्टेड है इन द सेंस कि इसमें सर्टेन शेड्यूल फॉलो किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, स्तरीय निदर्शन या स्ट्रेटिफाइड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सैम्पलिंग को क्या करते हैं, स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी गांव का इकोनॉमिक सर्वे करने गए, तो 1000 लोगों का वहां पे पॉपुलेशन है, उसमें हम लोग 18 साल से ऊपर के लोगों का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोग ले सकते हैं कि हर एक तरह की, उसमें कृषक भी हो सकते हैं, यानी कि फार्मर हो सकते हैं, आर्टिशन या फिर जो कलाकार वगैरह हो सकते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी वगैरह हो सकते हैं। तो हर तरह की जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। मान लीजिए कि 200 के लगभग इसमें फार्मर है, या फिर 500 के लगभग फार्मर हैं, 200 के लगभग ट्रेडर हैं, तो इसमें क्या करें, अगर 500 के लगभग फार्मर है तो इसमें हम लोग 10% 50 ले लेते हैं फार्मर्स की। उसके बाद मान लीजिए 200 के लगभग क्या है कि आर्टिशन है, कलाकार है, तो इसमें 10% यानी 20 लोगों को ले लेते हैं। और इस तरह से करके हम लोग 100 लोगों का, 1000 की जनसंख्या में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 100 लोगों का सैंपल लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेटिफाइड, स्ट्राटा में डिवाइड कर देते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं इसमें। उसके बाद दूसरा आता है व्यवस्थित या सिस्टमैटिक, यानी कि इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कोई भी हर एक क्लास में कोई आया, उसके बाद इसमें से 100 व्यक्ति में से 10 को चुनना है, तो हर एक वो 10वां व्यक्ति को, या इसमें लोग 10th 20th या ऐसे करके कुछ
सर्टेन या फिर हर एक पांचवा व्यक्ति को चुनना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये सिस्टमैटिक होता है कि किस ये से इसको सेलेक्ट करना है, इसको बैकवर्ड यानी 1 से लेकर के 100 तक जाना है, या फिर 10 से लेकर के 100 से लेकर के 1 तक जाना है। तो इस तरह से ये सिस्टमैटिक वे से इसको हम लोग लेते हैं सैंपल को। उसके बाद है कि बहुस्तरीय या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बहुस्तरीय या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या करते हैं, मान लीजिए हमने महाराष्ट्र के 1000 गृहस्थों का क्या करना है, सैंपल लेना है, या फिर झारखंड के 100 गृहस्थों का सैंपलिंग लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के किसी जिले को पहले सेलेक्ट करेंगे, जिले में से फिर अगर किसी ब्लॉक को सेलेक्ट करना है तो ब्लॉक वाइज मान लीजिए 1 को उठाएं या 2 को लिए, किसी भी इस तरह से सैंपल लेते हैं। इस तरह ये जो सैंपल लिया गया ये क्या करेगा, डिफरेंट स्टेज पे लिया गया, यानी कि ये पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। उसके बाद फिर हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग में भी दे सकते हैं। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मीन्स ये अचानक से नहीं होता है, नाम से ही क्लियर है। इसमें हम लोग किसी उद्देश्य के तहत इसको सैम्पलिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सविचार निदर्शन या डेलिब्रेट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। किसी पर्पस के, जैसे कोई रिसर्चर आता है तो उसे अपने डाटा चाहिए कि हम मान लीजिए किसी कुटीर उद्योग पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो कुटीर उद्योग में हम कहाँ के डाटे लेना चाह रहे हैं, हम लोग ट्राइबल डाटा लेना चाह रहे हैं कि सिर्फ रूरल डाटा लेना चाह रहे हैं या वुमेन का डाटा लेना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह उसको ले। तो इस तरह से क्या कहते हैं, विचार करके हम लोग लेते हैं किस एरिया में हम लोग को डाटा लेना है। उसके बाद है फिर कोटा सैम्पलिंग या अभ्यंस। ये नाम से ही क्लियर है कि कोटा, हर एक चीज का कोटा डिसाइड करता है। जैसे कि आप लोग कंपटीशन देते हो तो इतना % जनरल कैटेगरी है, इतना % ST है, SC है, OBC है या फिर वुमेन है, हर तरह की कैटेगरी डिसाइड होती है। तो इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग में भी अगर मान लीजिए वुमेन एंटरप्रेन्योर का या वुमेन उद्यमिता का हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि 25% जो है हाउसवाइफ का ले रहे हैं कि वो किसी तरह से गृह उद्योग में कर रही है, या फिर वर्किंग वुमेन जो आउटसाइड वर्किंग है, या फिर इलिटरेट वुमेन। तो हर तरह के वुमेन का हम लोग कोटा डिसाइड करते हैं। नहीं 20% इतना का लेना है सर्वे, उसके बाद 15% इसका लेना है। तो इस तरह से कोटा डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सुविधा अनुसार। इस तरह की सैम्पलिंग होती है जो रिसर्चर अपनी सुविधा अनुसार देखता है कि वो ज्यादा डिस्टेंस पे है तो वहाँ नहीं जाएंगे, या फिर हमारे जो नियर बाई है उसके अकॉर्डिंग जब उसे मन करे, है ना, इस तरह का सैम्पलिंग वही ले सकते हैं, यानी कि अपने की सुविधा के अनुसार। तो इस तरह का जो रिसर्चर होता है ये बहुत ही मतलब बायस्ड होता है, जिस कारण इसमें अच्छे डाटा नहीं मिल सकते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि निदर्शन तथा गैर निदर्शन त्रुटियां, या किस किस तरह का एरर होता है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, ये जो एरर होता है ये किस तरह से होता है। तो इसमें देखते हैं जो सैम्पलिंग की जो एरर होते हैं, ये त्रुटियां होती हैं, ये किस तरह होते हैं, पक्षपातपूर्ण या बायस्ड या अपक्षपातपूर्ण या अनबायस्ड। पक्षपातपूर्ण जो एरर होता है वो क्या होता है, रिसर्चर जो गणक होते हैं उनके कारण होते हैं, क्योंकि वो जानबूझ करके डाटा को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो एरर होते हैं ये बायस्ड एरर कहलाते हैं। अपक्षपातपूर्ण, रिसर्चर अगर चाहता है कि हम इसको क्या करें, किसी तरह से तोड़े मरोड़े नहीं, लेकिन क्या कर सकता है वो, अगर सैंपल बहुत ही छोटा हो तो उसमें क्या करते हैं कि डाटा वो करेक्ट नहीं मिल सकता, वो करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो इसमें आप एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर किसमें अगर ज्यादा होगा, अगर सैंपल का साइज अगर बड़ा होगा तो एरर क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, ठीक है ना। जितना बड़ा सैंपल का हम लोग साइज लेंगे और तो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करवाएंगे तो क्या करेंगे, एरर भी उससे कम होते जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अंतिम भाग में देखते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय प्रतिदर संगठन, ये क्या होता है। हर एक सेंसस ऑफ इंडिया नाम से स्पष्ट है कि जनगणना जो मंत्रालय है ये हर एक 10 साल पे क्या करती है, जनगणना लेती है। इसके अलावा भी केंद्रीय और राज्य स्तर पे बहुत सारे संगठन हैं, जैसे CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, है ना, ये फिर लेबर ब्यूरो के भी, ये सब के भी आंकड़े हमें मिलते हैं। तो ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है, सबसे पहले सेंसस 1881 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, और 10 वर्ष के नियमित अंतराल पे उस समय से क्या हो रही है, हमारे यहाँ जनगणना हो रही है। लेकिन आजाद भारत में कब से शुरू हुई, 1951 ईस्वी में शुरू हुई, और उसके बाद से अभी तक लगातार 10 वर्षों से के अंतराल पर जनगणना होती
होती है। आप देख सकते हैं एनएसएस, ये जो पहले अभी जो एनएसएस-ओ है वो पहले क्या कहा जाता था, एनएसएस के नाम से 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नाम से ये क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। लेकिन मार्च 1970 में इसका मॉडिफिकेशन करके ऑटोनोमस करके इसे क्या दिया गया, एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके 4 भाग होते हैं। ये पहला है एसडीआरडी यानी कि सैंपल डिजाइन, इसमें सैंपल का डिजाइन करते हैं, और रिसर्च डिवीजन, इसको ये पहला भाग होता है। उसके बाद फील्ड एफओडी है ना, ये फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन होता है। उसका डीपीडी है ना, ये डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशन प्लानिंग डिवीजन। इसमें क्या है, फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, ये पब्लिकेशन डिवीजन। इस तरह के 4 भागों में ये बटा रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से हम लोग विभिन्न तरह से डाटा का कलेक्शन करते हैं। तो इसके अगले भाग में फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डाटा का अरेंजमेंट करते हैं।